हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आज हम सीजीपीएससी की ओर से आयोजित सीजीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर देंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में है, सो उससे पहले जान ले ये जो हम बता रहे हैं वो सेट ए का है एंड आपने जो सेट पाए होंगे बी सी डी उससे जो है वो अपने उत्तरों को मिलान कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न में है, निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा ग्रंथ को पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा गया है। सो देखेंगे तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी दिए गए हैं, वही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर सेकंड नंबर के प्रश्न में पूछा था, भारत की नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए बताते हैं सही आंसर क्या होगा। तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये डी वाला। क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो सिंधु है वो आपका लास्ट आ जाएगा चेनाब, गंगा आपका आ जाएगा कोसी और ब्रह्मपुत्र आ जाएगा आपका फर्स्ट सुबनसिरी और मेघना आ जाएगा ये लास्ट वाला। तो देख लीजिए ये जो दिए गए हैं डी, यही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगला थर्ड नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो सी दिए गए हैं 2017-18, यही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर है। क्योंकि 2017-18 वित्तीय वर्ष में बजट के जो योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण है को समाप्त कर दिया गया था। बाकी दोस्तों आपने कितने क्वेश्चनों को छोड़े हैं, कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किए हैं, कितने को छोड़े हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था? तो फोर्थ नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसला। कोसला प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद में जो है वो सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, सीधे हम आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं, वो होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता यहाँ ये है और सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है। हाँ दोस्तों, ये जो पहला वाला सही है, ये दिए गए वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो दिखाई दे रहा है ए, दार्जिलिंग चाय, यही दोस्तों हो जाएगा। किस उत्पाद को भारत में सर्वाधिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है? तो दोस्तों ये जो है वो दार्जिलिंग चाय हो जाएगा। हालांकि ये भी उत्तर हो सकता है, ये जो दो क्वेश्चन है वो इसका दो उत्तर जो है हमारे पास है। बाकी हमें जो ये वाला लग रहा है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर अगला 7वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में कौन से दो सांकेतिक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं है, यह पूछा गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए बताते हैं क्या क्या होगा। पहले तो ये जो दिए गए मातृत्व स्वास्थ्य है ये हो जाएगा, और आपका ये रसोई ईंधन, ये जो दो है वो दोस्तों हो जाएगा। देख लीजिए ये कहा दूसरा और चौथा वाला ये हमें लास्ट दिखाई दे रहा है डी, तो यही इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। फिर दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की प्रश्न की और 8वें नंबर में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो 8वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बायो एनर्जेटिक्स। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का जो अध्ययन होता है उसे बायो एनर्जेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। सो देख लीजिए ऑप्शन जो है पर बी दिए गए हैं, वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी दोस्तों जैसे ही पेपर 2 होगा तो उसका भी जो पूरा का पूरा 16 क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हमारे चैनल के द्वारा अपलोड हो जाएगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला 9वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, पृथ्वी का वह मंडल या फिर कहें तो पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु पृथ्वी मॉडल। क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की शीट पर, एक कागज लेंगे शीट पर और छोटे पैमाने पर दर्शाएंगे, तो देख सकते हैं लघु पृथ्वी मॉडल जो है वो कहलाए। क्योंकि हम कागज में छोटा बना रहे हैं तो लघु पृथ्वी मॉडल ही कहलाएगा।
फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में 10वें नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के काल अनुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, भारत में प्रारंभ किए जाने वाले क्रम में। तो चलिए बताते हैं इसका सही आंसर कैसे बनेगा। तो जो है वो सी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रोजेक्ट हाथी, फिर प्रोजेक्ट शेर, फिर प्रोजेक्ट चीता और लास्ट में प्रोजेक्ट बाघ। देख लीजिए ये जो आपका ऑप्शन सी दिए गए हैं यही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर अगला 11वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? तो वह जो अनुच्छेद है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 300A। यही दोस्तों देखिएगा, तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं अनुच्छेद 300A के तहत ही अधिकार से परिवर्तित किया गया था, चेंजेस किया गया था। बाकी आपने कितने क्वेश्चनों को बनाए हैं, छोड़े हैं, वो आप हमें कमेंट में बताते हुए चलिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा, या कहें तो दोस्तों ये जो है, चलिए थोड़ा सा हम जो आगे पीछे आपको ये जो पेजेस है वो देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको क्रम से बताते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पर अगला 12वें नंबर के प्रश्न में था, कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा गया है? भारतीय आइंस्टाइन किसे कहा गया है? वो हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ये 12वें नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा अश्वमेघ। सॉरी दोस्तों, ये जो है वो नागार्जुन होगा। 12वें नंबर का सही आंसर है आपका नागार्जुन। कनिष्क की दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से भारतीय आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन को कहा गया है। सो देखेंगे ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिए गए हैं वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम होगा। तो चलिए इसके सही आंसर जो है बताते हैं, वो है डी वाला। क्योंकि सबसे पहले आपका ओडिशा आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा और उसके पश्चात गोवा आएगा। ये जो आपका दिए गए हैं दोस्तों डी वाला वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शैल निर्माण के संदर्भ में प्लीस्टोसिन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा या फिर किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर चार्ल्स लॉयल। सर चार्ल्स लॉयल के द्वारा शैल निर्माण के संदर्भ में प्लीस्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु तत्व के नाम को जो है वो आपको बताना है। तो 15वें नंबर का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। आपका सिलिकॉन जो है उसका सही आंसर बनेगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारली भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपलब्धि। ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से जो है वो कुमार भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर नहीं करते। वो ऑप्शन यहाँ पर डी दिए गए अनुपलब्धि वाला, वही दोस्तों इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर अगला 22वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था। सो बता दें ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो आप क्रम में देखिएगा। यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? तो जो संविधान होगा या फिर कहें तो अनुच्छेद होगा वो कौन सा वाला होगा? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 के तहत ही होगा। फिर यहाँ पर अगला है, सॉर्टर रोग किसके कारण होता है? जो सॉर्टर रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों 18वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ही सॉर्टर रोग होता है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक कालीन देवताओं को 3 वर्णों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे? तो 19वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, प्रजापति। ऋग्वेदिक कालीन जो देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था ये तो पता ही है, लेकिन जो पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे वो प्रजापति ही थे। फिर यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? तो 20वें नंबर का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? तो हो जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र। ये जो ऑप्शन बी दिए गए हैं वही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया है,
केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी के परसेंट के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको व्यवस्थित करके जो है प्रॉपर बताते हैं कि कैसे कैसे इसका जो आंसर है वो बनेगा। तो पहले तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर दिए गए हैं सी वाला। सबसे पहला आपका आ जाएगा राजकोषीय घाटा, फिर आ जाएगा प्राथमिक घाटा, उसके पश्चात राजस्व घाटा, फिर प्रभावी राजस्व घाटा। ये जो सी दिए गए हैं वही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर जो है वो बनने वाले हैं। फिर यहाँ पर 22वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपया का अवमूल्यन नहीं किया गया था। तो वो हो जाएगा दोस्तों, वर्ष जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1991। यही वह वर्ष था जहां पर भारतीय रुपयों का जो अवमूल्यन था वो नहीं किया गया था। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था 23वें नंबर में, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। सूची 1 का आपको सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिला के बताते हैं कि कौन सा सही आंसर है। पहले तो ये देखिएगा कि इसका जो सी आंसर है, क्यों, क्योंकि ये जो दिए गए हैं दिव्य देशमुख, ये आ जाएगा आपका ई में, शतरंज स्मृति मंधाना आ जाएगा आपका क्रिकेट, सुधांशु मित्तल आ जाएगा आपका खो खो, आयुषी सेठी आ जाएगा आपका हॉकी, वंदना काटरिया आ जाएगा बैडमिंटन। ये जो दिए गए हैं सी वाला वही दोस्तों आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया था 24वें नंबर में, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनके स्थापना वर्षों के आधार पे सही कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित करके हम बताते हैं कि कैसे इसका आंसर जो है वो आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आत्मीय सभा, फिर साधारण ब्रह्म समाज, फिर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, और ये ब्रह्म समाज। देख लीजिए, ये जो बी दिए वाला आंसर है, बी में दिए गए हैं वही इसका सही है, राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, वृहद और चौड़े बैग की पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बना सकती है। तो 25वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैग द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाता है। बैग द्वारा लगाया गया ये जो दबाव है वो कम होता है, तो इसी के कारण जो है वो बेहतर महसूस होता है या फिर बेहतर हम बनाए जा सकेंगे। सो देख लीजिए, ये जो सी वाला सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया था। तो 26वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ये जो सी दिए गए हैं मुक्का प्रथम, यही दोस्तों है। विजयनगर साम्राज्य के मुक्का प्रथम शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का जो निर्माण था वो कराया था। सो देख लीजिए, ये जो सी वाला आंसर दिए गए हैं वही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया था, जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्ण डाला जाता है तो उसके विस्तार की जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है। तो 27वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाड़ी। जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्ण डाला जाता है तो वह जो है विस्तार तरंग की कहलाती है, नाड़ी। फिर यहाँ पर अगला 28वें नंबर का प्रश्न था, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुगल काल। मुगल काल खंड की जो कला का प्रधान केंद्र था वो खजुराहो था। सो देख लीजिए, ये जो बी वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृतांत लिखा गया था। तो 20वें नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए सी भी है या फिर चर्चनामा जो है वो आप मान सकते हैं। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृतांत लिखा गया था, वो है चर्चनामा। ये जो दिए गए हैं लास्ट वाला वही दोस्तों इसका जो सही एंड राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला 30वें नंबर के प्रश्न में था, किसानों की आय दुगनी करने संबंधी जो समिति का अध्यक्ष था वो कौन था। किसानों की आय दुगनी करने संबंधी समिति बने थे MS स्वामीनाथन। ये जो देख लीजिए दोस्तों, ये ए दिए गए हैं वही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर है। क्यों बता दें, किसानों की आय दुगनी करने संबंधी समिति के अध्यक्ष बने थे MS स्वामीनाथन। यही आपका राइट एंड जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी दोस्तों इसके आगे का और जो जो क्वेश्चन है उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल के माध्यम से आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे इसका जो पूरा का पूरा जो 16 क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों कुछ ही घंटे के अंदर हमारे चैनल के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। सो आप एक बार जो है हमारे चैनल में विजिट करके देख लीजिए, ताकि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे चैनल पर यह वीडियो जो है वो आ गया होगा।